हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हमने अपने लास्ट वीडियो में हमारा जो पाठ चल रहा है, अष्टम पाठ है ये, जिसका नाम है संसार सागर से नायकः, इसके भी पहले 3 प्रश्नों को कर लिया। अब हम आते हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पर। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अधुलिखितेषु यथापेक्षित संधि विच्छेदम कुरुत, यानी या तो संधि कीजिए, जहां अपेक्षा मतलब जहां जरूरत हो वहां पर संधि कीजिए, जहां विच्छेद करने के लिए कहें वहां विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो उदाहरण आए हैं ये सारे ही उदाहरण अपने स्वर संधि के आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमें संक्षेप में आपको थोड़ा सा संधि के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको हम तुरंत यहाँ पे 5 मिनट में ये चीजें करवा देते हैं, जिससे कि जब हम यहाँ पे संधि या संधि विच्छेद करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीजें अलग क्यों हो रही हैं। अब हम यहाँ पे आपको विच्छेद के नियम बताएंगे। संधि के अभी कई अपने वीडियोस बनते गए, उनमें हमने नियम आपको बता दिए हैं, इन्हीं अपने पाठ में ही बता दिए गए हैं। जो कंटिन्यूस बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो 6th क्लास में चले जाइए, 9th में चले जाइए, इन दोनों में है तो संधि, अपनी स्वर संधि दी हुई है। आप लोगों की भी बस शुरू करने वाले हैं, 8 तक हो ही गया है अपने, जैसे ही ये पाठ खत्म होते हैं वैसे आपके ग्रामर शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि आपको पहले तो संधि के प्रकार बताए देते हैं फटाफट। स्वर संधि के यहाँ पे आपके आए हैं विच्छेद और संधि करना। तो स्वर संधि के पहला आता है अपना दीर्घ, फिर आता है गुण, फिर आता है अपना वृद्धि, फिर हमारा आता है यण, और फिर आता है हमारा अयादि। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि में क्या होता है, हमें बीच में देखिए इसका हम बता दे हैं, आपको संधि करना बता देते हैं, उसका विग्रह करना। दीर्घ संधि में होता क्या है? अहो, कौन कौन से 5 वर्ण होते हैं? अ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इन 5 वर्णों के बाद ये ही क्रमशः यही वर्ण आ जाए, इसका एक सूत्र होता है, कहा जाता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो 5 जो अक्षर होते हैं वो अक के अंदर आते हैं। अक क्या होता है? एक प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार क्या होता है कि यहाँ जहाँ से हमारे वर्ण निकले हैं, कहाँ से? माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र है कि जब अक्षर हमारे पास नहीं थे लिखने के लिए, सिर्फ हम बोलते थे उनको, तो उन अक्षरों को प्राप्त करने के लिए महर्षि पाणिनि जो हैं, महर्षि पाणिनि कौन है? जो व्याकरण के आचार्य हैं, सबसे पहले व्याकरण शास्त्र उन्हीं ने लिखा। तो उन्होंने समझा कि अगर हमें अक्षर चाहिए तो वर्ण हमारे कहाँ से आए? अक्षर किसको कहता है? वर्ण को कहा जाता है। वर्ण कहाँ से आए? तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। तो उन्होंने क्या किया, जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, और 14 बार बजा के जो 14 ध्वनियाँ निकली, उन 14 ध्वनियों में से वर्णों को उन्होंने, पाणिनि ने उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा। ठीक है, तो उनमें से जो पहली बार की ध्वनि निकली है उसमें 5 वर्ण निकले थे। कौन कौन से? पहली और दूसरी। तो उसमें से अ, ई, उ, री, ये 5 वर्ण उसमें से पहले की 2 बार पहले की ध्वनि बजाई, उसमें अ, ई, उ निकला। दूसरी ध्वनि जो बजी उसमें से री और री निकला। और ये कहाँ से शुरू हुए? अ से शुरू हुए और क हलंत पे खत्म हुआ, क हलंत पे खत्म हुआ, इसीलिए इनको कह दिया जाता है अक। और इसका सूत्र कैसे बनता है? अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक के बाद सवर्ण आ जाए, मतलब अ के बाद अ आ जाए तो वो दीर्घ हो जाएगा, ई के बाद ई आ जाए तो वो दीर्घ हो जाएगी, उ के बाद उ ही आ जाए, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा उ बड़ा हो, ये नहीं है कह रहे हैं कि हम छोटा छोटा होगा तभी बड़ा होगा, नहीं, बड़े बड़े होंगे तब भी बड़ा होगा, छोटे बड़े हो जाए तब भी बड़ा होगा। ठीक है, री और के बाद री आ जाए, री के बाद री आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर बनता है वो कैसा बनता है? बड़े आ की मात्रा वाला। बीच में आपको क्या दिखेगी? अब हम पहचान बता देते हैं सीधा। ऐसे तो बता ही दिया कि अ का दीर्घ क्या बनेगा? आ। ठीक है, लेकिन इसकी आ हमें बीच में नहीं दिखेगा। कभी जब संधि होगी, मिलेगी, तो पूरा आ हमें बड़ा कहीं पे बना हुआ नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा? उसकी बड़े आ की मात्रा, ऐसी बड़ी। ठीक है, यहाँ हमें बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और हमारी री की मात्रा, और री हमारी उसमें दीर्घ नहीं होता है, री जैसा का तैसा रहता है। री की एक ऐसी मात्रा होती है, दीर्घ जब मात्रा लगती है तो उसी को 2 बना देते हैं, तो वो दीर्घ मात्रा होती है। तो जब भी आपको
बड़े आ की मात्रा दिखे, बड़ी ई की मात्रा दिखे, ठीक है, या बड़े ऊ की मात्रा दिखे, तो समझ जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि हो रही है। तो पहला ही नियम लेके हम आपको पहला उदाहरण समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अद्य अपि, क्या लिखा हुआ है? अद्य अपि। तो अद्य जो शब्द है, इसमें हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई हमारे पीछे व्यंजन लिखा हुआ हो, ये अध्य, कई बच्चे इसको धा समझते हैं, तो पहले तो ये गलती कभी नहीं करना, ये धा नहीं होता है, ये क्या होता है? द में ही या मिलता है, सो ये ऐसे अद्य बन जाता है। आधे दा में या मिला देते हैं तो इसको द्य कहते हैं। ये भी आधा रहता है, लेकिन जब इसमें छोटा अ जुड़ जाता है तब ये जाके पूरा दिखने लगता है। ये हमने आपको कई बार चीज बताई है कि कोई भी व्यंजन आपको जब पूरा दिख रहा हुआ हो, जैसे ये या पूरा दिख रहा है ना, तो ये या अकेला नहीं आया है, इसमें जब अ मिला है तब ये हमारा पूरा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? अद्य लिखा है, कोई मात्रा तो नहीं दिख रही ना, लेकिन ये पूरा दिख रहा है, अर्थात ये अ से अंत हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें से हमारे कौन सा निकला? द और य, व्यंजन को छोड़ो, अंतिम वर्ण को पकड़ो। अंतिम वर्ण हमारा कौन सा है इसमें? अ। अब अ का अ से मेल होगा, क्या होगा? अ का आ से मेल होगा। तो अब वही कौन सा नियम होगा? जब सवर्ण मिल जाए, आ जैसा आ मिल जाए, बड़े आ सा बड़ा मिल जाए, छोटा बड़ा दिख जाए, तो क्या बना? दीर्घ बनना ही है। तो क्या बन जाएगा? अ का जब ए आ से मेल हुआ तो क्या बना? दीर्घ। तो ये बन गया बड़ा आ। तो क्या लिखेंगे हम? अद्य हो जाएगा हमारा। अब दोनों की जगह पे क्या होना है? हमें दीर्घ बनना है। किन किन की जगह पे होगा ये भी देखना जरूरी है कि भाई इसकी जगह पे बड़ा आ बना दें या इसकी जगह पे बड़ा आ बन जाए। कहाँ पे बनाओगे? तो उसके लिए कहते हैं कि इसको कर दो गायब, कर दिया, और इसमें लगा दो वो बड़े आ की मात्रा। और ये नहीं करना कि ये वाला अ और आ दिख रहा तो हमने क्या किया? अद्य लिख दिया, उसमें आ लिख दिया और पी लिख दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। कहोगे मैडम ने कहा था आ, ये भाई जो स्वर आता है, जो मात्राएं आती हैं, दीर्घ स्वर जो बनता है वो इतना स्वाभिमानी होता है, वो किसी के बीच में खड़ा नहीं होता है। जब कभी आगे से शुरू होना होगा तो आपने देखा होगा बीच में तो अ आगे लिख जाता है, लेकिन कहीं पे भी क्या होता है, बीच में अगर संधि में जोड़ना है तब वो अपने आप को कभी खड़ा नहीं करता, अपनी मात्रा को पहुंचा देता है। तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो बड़ा आ है, बड़ा आ नहीं आएगा, यहाँ पे बड़े आ की सिर्फ मात्रा आएगी। इधर से क्या बच रहा था? बोले पी बच रहा था, तो क्या बन गया? ये अद्यापि। ठीक है, क्या बन गया? ये अद्यापि। तो इस प्रकार से ये अद्यापि बना। तो पहला हमारा ये दीर्घ स्वर संधि का नियम इसमें लग गया, ठीक है। यहाँ दूसरे में भी यही चीज आ गई, लेकिन दूसरे में इन्होंने क्या किया? यहाँ पे उत्तर दे दिया और उसको विच्छेद करने के लिए बोल दिया कि अब इसको विच्छेद करो। पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने संधि करवाना बता दिया, अब उन्होंने कहा विच्छेद करो इसका। हमने पूरा अक्षर दे दिया है, पूरा शब्द दे दिया है, अब इसको तोड़ो, तोड़ना है इसको। अब पूरा लिखा है, अब तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तो कहाँ करेंगे, कहाँ तोड़ेंगे? इसके लिए अब हम पहले देखेंगे मात्रा। मात्रा हमें यहाँ पे कौन सी दिख रही है? अभी हम दीर्घ समझा रहे हैं, इसीलिए हम दीर्घ की मात्रा का आपको बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, री की मात्रा दिखाई दे तो समझना यहाँ से, यहीं से हमें इसको तोड़ना है। क्योंकि स्मरण शब्द तो हमें समझ में आ रहा है, स्मरण यानी याद करना। रथम लिखा हुआ है, रथम। अब रथम अकेला का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका क्या अर्थ बनेगा, तो भाई इसको अपन तोड़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो हम कहाँ से तोड़ेंगे? हम स्मर को अलग रख देते हैं, थम को अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या कीजिए, आप स्मरण को अलग कर दीजिए और थम को अलग कर दीजिए। कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है? णा बचा है। अब इससे तोड़ना शुरू कीजिए। अब ये जो आपका णा है, इसमें क्या लगी है? कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की लगी है। तो भाई अब हम ऐसे भी लिख दे तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी एक ही बात है कि नहीं, कि इस णा में बड़ा आ जुड़ा हुआ है तभी णा बन रहा है। ये जो णा लिखा हुआ है इसका अगर ये रूप लिख दें तब भी बात तो बराबर रहेगी ना, कि अगर जैसे कहीं 5 लिखा है और उसको हम लिख दें 3 + 2 तो बात तो बराबर ही रहेगी ना, कि 3 और 2 5 ही तो हैं। तो यही हमने आपको यहाँ पे तोड़ के बता दिया। गणित जैसे नियम चलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये लिख दिया तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ठीक है, नहीं है। तो क्या किया? आधा णा भी इसको दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा? आधा णा भी जब इधर चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? ये स्मरण ऐसा आधा और थम बचा हुआ है। अब हमारे पास आया है आ। अब आ कहाँ से आता है? बड़ा आ कहाँ से आता है? अब ये बड़ा आ हमें पता है कि जब 2 आ मिलते हैं एक जैसे, जब 2 आ मिलते हैं तब बड़ा आ बनता है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े आ को तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, दो भागों में। जैसे ये 2 लिखा है, अगर इसको कहेंगे भाई इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे आप, 1 + 1 में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तभी तो 2 बना है। तो ऐसे ही हमारा ये किससे बना है, बोले 2 आ से मिलकर तब बड़ा आ बनता है। छोटे बड़े हो सकते हैं, तो अपन पहले छोटे छोटे दोनों को देख लेते हैं, अगर सही बन जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि अर्थ भी निकलना सही जरूरी है। जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि हमने अपने मन से लिख दें कि हम तो छोटे ही दे रहे हैं, हम तो बड़े ही दे रहे हैं, नहीं, अर्थ सही निकलना चाहिए। तो चलिए पहले क्या करते हैं, 2 आ अपने निकले, विच्छेद करना है इसीलिए तोड़ रहे हैं। पहले णा को तोड़ा, फिर आ को तोड़ा, आ टूट गए, 2 हमारे पास आ गए। अब तोड़िए, अब 2 बचे हैं, तो अब दोनों कहाँ जाएंगे, बोले एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, बराबर बराबर कर दो। तो क्या करेंगे हम, बोले एक इसको आ देंगे तो ये स्मरण बन जाएगा। बोले ठीक है, स्मरणा अकेला लगा दे, बड़ा आ लगाते तो स्मरणा का क्या अर्थ, बोले नहीं बनता कुछ भी अर्थ, तो स्मरण हमारा सही हो गया। अब इसको भी अगर एक आ ठीक हो गया तो चलो एक से तो अपना काम हो गया, बचा एक दूसरी तरफ का। पहले इसको छोटा आ देखेंगे, बोले अर्थम, बोले हाँ अर्थम भी सही है, यानी के लिए का। अर्थम का अर्थ क्या होता है, के लिए। तो स्मरणार्थम जो शब्द बना, किससे बना, स्मरण और अर्थम से। ठीक है, कैसे तोड़ा हमने, पहले णा को तोड़ा, णा में से हमने णा अलग निकाल दिया और बड़ा आ अलग निकाल दिया। क्यों निकाला, आपको समझाने के लिए। ऐसे भी बता सकते थे कि अगर बड़े आ को तोड़ो तो स्मरण अलग कर दो और बड़े आ अलग निकाल दो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहते कि कैसे निकले। तो हमने इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। ठीक है, णा पहले अलग किया, हो गया, उसमें से बड़े आ की मात्रा निकाल दी, निकल गई। बड़े आ को तोड़ा, किन में टूटा, 2 आ में टूटा। सो एक आ इसको दे दिया, दूसरा आ इसको दे दिया, सो बन हो गया विच्छेद हमारा। ठीक है, तो ये हमने संधि विच्छेद का आपका एक इसका भी नियम आपको बता दिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये हर एक संधि के लिए चल रहा है, अपन बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे। अब आते हैं, देखिए अब इन्होंने देखिए अच्छी दूसरी संधि का दे दिया। अब जिन जिन संधियों का है उनके हम आपको बताते जाते हैं। यहाँ लिखा है ई और यहाँ लिखा है अ। हमने कहा अरे आप कहोगे मैडम ये तो ता लिखा है, आप ई क्यों बोल रहे हो, तो क्यों हमने ता बोला, ई तो आगे है ही, लेकिन ये जो त लिखा हुआ है ये त छोटी ई से मिलकर बना हुआ है। नहीं तो अगर इसमें कोई स्वर ना हो तो ये हमारा जो ता है ना, कैसे दिखता, ऐसा आधा लटका हुआ दिखता या फिर ऐसा आधा दिखता, जब तक इसमें स्वर नहीं होगा तब तक। लेकिन इसमें क्या है, बोले छोटी ई भी तो स्वर है, केवल अकेला स्वर होता है, बोले नहीं ओ तक सभी स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस ता में क्या जुड़ा हुआ है, इस ता में ई जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम इसको ये मान लें कि यहाँ से हम ई का जोड़ कर रहे हैं, ई को इससे जोड़ रहे हैं, बोले हाँ ठीक है, क्यों भाई होगा ही, इसका अंतिम वर्ण इसका पहला वर्ण। तो इति शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, छोटी ई, और इसका हमारा पहला वर्ण क्या हुआ, अ। अब जो ई और य आ वाला है, ये नियम आता है हमारी यण संधि में। किसमें आता है, यण संधि में, जिसमें कहते हैं ई उ री और री, इनके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान यानी ई जैसा ई नहीं आना चाहिए, अगर ई जैसा ई आ गया तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी, बोले इसलिए नहीं। अब क्या कह रहे हैं, ई उ रील री के बाद, ई उ रील री के बाद, इनके बाद अगर कोई भी दूसरे स्वर आ जाए, ई छोड़ दो, बाकी के कोई भी दिख जाए उसको, अपने जैसा भाई बंधु नहीं दिखना चाहिए, आ दिख जाए, ऊ दिख जाए, री दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, लेकिन ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आनी चाहिए, री के बाद री। असमान स्वर जब आ जाए तो इनके रूप क्या बदल जाते हैं पता है आपको, ई बन जाता है आधे या में, क्या बदल जाता है, आधे या में, ऊ बदल जाता है आधे वा में, री बदल जाता है आधे रा में, और री बदल जाता है आधे ल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बोले जो ई है वो जब असमान स्वर को देख रही है, अपने जैसे को नहीं देख रही है, तो ई बदल जाएगी आधे या में। अब भाई अगर इस ई को हमने बाहर निकाला तो अब हमें ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोले कैसे, देखो ई हमने अलग कर दिया, भाई छोटी ई जो निकली थी कहाँ से निकली थी, इस ती को पहले तोड़ा हमने, ती को तोड़े तो क्या हो रहा है, बोले त में ई दिख रही है। ठीक है, अब परिवर्तन किस में हो रहा है, ता में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, आ को देख के ई बदल रही है, ई क्या बन रही है, ई या में बन रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, ई के संग में आधा ता बेचारा अकेला रह जाएगा, सो हमने अलग लिख दिया। अब ये जो या है,
या क्या करेगा, जो ई जो छोटी ई थी वो या में बदली और जाके इस आ से जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये इत्य, इत्य इत्य लिख देंगे, या में आ मिलाएंगे तो ये या पूरा हो जाएगा, बोले हो गया, और बचा क्या स्मिन, सो हमने स्मिन लिख दिया, तो ये बन गया इत्यस्मिन। ठीक है, तो ये हमारी यण संधि का इसमें नियम लग गया। क्या करना है, ई की जगह या बना देना है, ऊ की जगह वार बना देना है, री की जगह र बना देना है, ली की जगह पे ला बना देना है। ऐसे ही इन्होंने यण संधि का एक संधि करना बता दिया, एक विच्छेद बता दिया। अब विच्छेद करना है अपन को, कैसे, इन्होंने लिखा है एतेष्वेष्व, क्या लिखा है एतेष्वेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि पहले तो इनमें मात्राओं में से ढूंढिए, कोई मात्रा दिख रही है क्या, आ ई उ री ली कोई दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो अब हम क्यों अभी वृद्धि और गुण में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सीधे यण पे ही आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब उनको भी बता देंगे तो यहाँ पे आप चकरा जाओगे, इसलिए एक एक से क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, यण पे चलते हैं। तो फिर क्या बीच में आपको य व राला कहीं दिख रहा है क्या, बोले हाँ यहाँ पे दिख रहा है वा, यहाँ पे भी वा दिख रहा है। अगर इस वा को अगर हम तोड़ें तो ये वा किसके स्थान पे आया होगा, बोले ऊ के स्थान पे आया होगा। किसके स्थान पे आया होगा, ऊ के स्थान पे। चलो एक बार ऐसे तोड़ के देख लेते हैं, लिख लेते हैं एतेष्व, एतेष्वे और वो। अब इस वा को हम क्या करते हैं, विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने विच्छेद करके बताया था, ऐसे कर लेते हैं। अब अगर इस वा को तोड़ें तो ये किससे बन रहा है, बोले ये व और अ से बन रहा है। ठीक है, व को तोड़ें तो क्या आएगा, छोटा ऊ निकलेगा। क्या निकलेगा, छोटा ऊ, और आ अलग हो जाएगा। तो अब इस आ को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई चीज है क्या, बोले नहीं है। जैसे लिखा हमने एतेष्वे और ये वा के स्थान पे लिख दिया ऊ। पहले तो एतेश के संग में ऊ लग गया तो उसी का कुछ अर्थ नहीं निकला, और उसमें अ निकाल दिया तो उसका भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थात यहाँ से इसको नहीं टूटना है। तो भाई यहाँ से तोड़ के देखे लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से तोड़े लेते हैं, तो कैसे टूटेगा देखिए। पहले हम क्या करेंगे, एते आधा श इधर लिख दिया, तोड़ना किसको है, हमें वे को तोड़ लेंगे। ठीक है, पीछे का वा जैसा का तैसा लिखा रहने दीजिए, कुछ हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब पहले हम वे को तोड़ लेते हैं। वे को तोड़ें तो क्या वा में जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, तो ए हमने अलग निकाल दिया, निकल गया। ठीक है, तो ए को क्या करेंगे, अब लिखा रहने देते हैं, ए को कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। अब देखो व हमें आधा मिल गया है, य व र ल आधे कहीं पे मिलते हैं, तो कौन सा नियम लगता है उसमें, यण संधि का। व किसके स्थान पे आता है, ऊ के स्थान पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे छोटा ऊ। ठीक है, और अब हमें तोड़ना है, क्योंकि भाई जोड़ने की बात नहीं हो रही, अब तोड़ने की बात हो रही है। तो टूटेगा तो क्या होगा भाई, ये जो पीछे वाला अक्षर है वो इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए। अब ये अकेला जो व के स्थान पे छोटा ऊ आया है, वो क्या करेगा, वो कहेगा हम इस आधे शाह के पास चले जा रहे हैं, क्योंकि ये आधा शाह है, अगर मैं इसमें मिल जाऊंगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्वर मिलने से ही तो व्यंजन पूरा होता है, तो ये जो छोटा ऊ है ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि आधा शाह लिखा रहा है और ऊ लिख दीजिए, नहीं। हमने आपको बताया कोई भी स्वर जब किसी व्यंजन में जुड़ता है तो मात्रा के साथ में जुड़ता है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा क्या होगी, इस शाह में जाके मिलेगी, और जैसे ही इस शाह में मिलेगी तो वैसे ही उसमें डंडा प्रकट हो जाएगा। क्यों, स्वर हर व्यंजन को पूरा कर देता है, आधे को पूरा करता है, तो ये बन जाएगा एतेषु। एतेषु एव में ये हमारा टूट जाएगा। ठीक है, तो यण संधि के हिसाब से यहाँ पर हमारी ये आपका विच्छेद हो गया। अभी पूरा क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि अभी एक और नियम और आया है आपका। तो दो संधियों के तो आपको तोड़ना हमने बता दिया, दीर्घ का हो गया, यण का हो गया। अब चलते हैं सहसा एव। यहां पर आ के बाद अब ए आ गया है, क्या आ गया, ए। आप कहोगे आ कहाँ है, तो भाई सा में जो बड़े आ की मात्रा दिख रही है वो कहाँ से आई है, बोले वो आ से तो ही आई है। तो यहाँ पे अगर हम कहें आपको, सहसा में से सहस कर देते हैं हम अलग और आ निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, अब आ का ए से मेल करना है। जब आ का ए से मेल होता है तो क्या होता है भाई, कुछ तो परिवर्तन होता होगा। तो गुण संधि कहती है कि जब आ ई उ री और ली किससे मिलते हैं, जब आ हमारा इन पांचों वर्णों से किससे मिलता है, ई से मिलता है, तब ई बन जाता है।
ठीक है। आ ही जब किससे मिलता है, ऊ से मिलता है तो ओ बन जाता है, ठीक है। अ जब अपने किससे, री से मिलता है तब क्या बन जाता है, अर निकलता है। और ये ही आ जब री से मिलता है तब अल बनता है, ठीक है। ये तो ठीक है, ए ओ बन गया, अर अल मिल गया। लेकिन यहां हमारे पास क्या आ रही है, आई की मात्रा आ रही है। आई भी नहीं आए तो अभी हमें विच्छेद नहीं करना है, हम कह रहे हैं आ के बाद ई मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो हमने आ का मिल, तो इसीलिए एक वृद्धि संधि आती है। तो गुण संधि को छोड़ के हम क्या चलेंगे, अपनी वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि कहती है कि अगर अ के बाद अगर आपका ए या आई, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए या आई कुछ आ जाए, या फिर अ के बाद आपका ओ या औ आ जाए, क्योंकि ये भी इनके छोटे बड़े हैं, जैसे छोटा अ बड़ा आ होता है, छोटी ई बड़ी होती है, ऐसे ही ओ और औ होते हैं, ठीक है, ए और आई होते हैं। आ के बाद अगर ये सब आ जाए तो हो जाती है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। बढ़ना क्या, बोले एक मात्रा का बढ़ना, तो ए की जो मात्रा है वो वृद्धि के रूप में लग जाएगी आई, क्या बन जाएगा, आई। और ये जो अ के साथ में जब ओ का मेल हो जाएगा तो बन जाएगा औ, यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और अब कहा कि भाई ए और ओ मिल रहे थे तब आई और औ बन रहा था, कि हो सकता है कभी ए और ओ ना मिले, हो सकता है आई और औ भी मिल जाए, तो क्या करेंगे। तो भी उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक बराबर चलेगा। ए के लिए भी आई बन रही है तो आ के बाद अगर आई भी आएगा तब भी आप आई ही बनाना, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों अक्षर आपके सामने लिख दिए, नहीं तो आप कहते कि मैडम ने तो कहा था कि आ का जब ए से मेल हो तभी आई बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ए से मिलेगा तब भी आई बनेगी, ओ से मिलेगा तब भी आई बनेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं हम यहाँ पे आ का जब ए से मेल होता है तो आई बनती है, और आई की कितनी मात्राएं होती हैं। हमने जब याद किया था बचपन में तो हम कैसे पढ़ते थे, ए की एक मात्रा, आई की दो मात्राएं पढ़ते थे, आई की दो मात्रा, औ की कहते थे ओ की एक डंडा एक मात्रा, और औ की पढ़ते थे एक डंडा दो मात्रा, ऐसे याद करते थे ना। तो ये हो गई वृद्धि। वृद्धि में आपको दो दो मात्राएं दिखेंगी, ठीक है। तो करना क्या है, बोले अ का हम ए से मेल करेंगे, तो क्या करेंगे, ए के पास अपने पास एक मात्रा होती है तो आ के मिलने से एक मात्रा और बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बोले ये जो अ है, अ और ए के मेल से हमारा बन जाएगा आई, और आई क्या ऐसे ही जुड़ जाएगा, बोले नहीं जुड़ेगा। स्वर कोई भी किसी व्यंजन में जुड़ रहा होगा अपने मूल रूप में नहीं जुड़ेगा, अपनी मात्रा को भेज देगा, तो क्या बन जाएगा, सहस शब्द में उसकी आई की मात्रा होगी तो ये हो जाएगा सहसई, और यहां से उठाएंगे व, तो लिख देंगे हम सहसई हो। तो ये हमारी वृद्धि संधि का यहाँ पर नियम आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। क्यों हमने इतनी सब चीज़ बताई, क्योंकि आगे भी कहीं पे आपको ये जो तीन संधियां तो कम से कम भाई मैंने आपको बताई दी, दीर्घ बता दी, वृद्धि बता दी और यण बता दी, इनके कहीं आएंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई इसमें ये वाला नियम लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है मंजूषा समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, मंजूषा होती है आपकी, क्या होते हैं वो कीवर्ड्स दिए जाते हैं ना, हिंट दी जाती है, वही है हिंट। लिखा हुआ है रचयंती यानी बनाते हैं या रचना करते हैं, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके या ले करके, सहसा यानी अचानक, जिज्ञासा यानी मन की इच्छा, और सह यानी साथ। ये हमने अर्थ बता दिए। अब आपको हम ये पढ़ के बताएंगे, उनमें अपन को अर्थ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लिखा है छात्राः यानी छात्र, पुस्तकानि पुस्तकों को, विद्यालयम गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बोले रच करके जाते हैं, अचानक जाते हैं, जिज्ञासा में जाते हैं, साथ जाते हैं, कहेंगे छात्र पुस्तकों को लेकर, तो गृहीत्वा शब्द हमारा अर्थ क्या बता रहा है, लेकर के, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, अपना उत्तर लिख देंगे गृहीत्वा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मालाकारः। हम एक काम करते हैं, इनको कर देते हैं थोड़ा गायब, नहीं तो ऐसे आपको तो सामने उत्तर दिख रहा है तो आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे भी नहीं उसमें, है ना। जब ये नहीं दिखेंगे ना तब आप उसका अर्थ सही बना पाएंगे आप,
है ना। अब हमने क्या बताया आपको अर्थ, ये लिखा है ग्रहीत्वा, ये भी बंद कर दिया। अब इनके हमने अर्थ आपको बताए, रचयंती यानी बनाते हैं, ग्रहीत्वा यानी लेकर के, सहसा यानी अचानक, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, सह यानी साथ। छात्र पुस्तकों को, क्या पुस्तकानी, पुस्तकों को विद्यालय में गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं, पुस्तकों को क्या होगा, बोले रचयंती बना करके, बनाते हैं, सहसा अचानक, जिज्ञासा, बोले नहीं, इन सब में से सही जो अर्थ है वो हो गया हमारा ग्रहीत्वा यानी लेकर के। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे अपना, यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा ग्रहीत्वा। ठीक है, अब देखते हैं मालाकारः यानी माला बनाने वाले, माली, पुष्पैः पुष्पों के द्वारा, माला क्या करते हैं, अब ले करके तो हो ही गया, अचानक होते हैं, जिज्ञासा होते हैं, साथ होते हैं, रचयंती बनाते हैं, तो हम कहेंगे मालाकार पुष्पों के द्वारा माला बनाते हैं। मम मनसी मेरे मन में एका एक वर्तते है, मेरे मन में एक है, क्या अचानक है, जिज्ञासा है या साथ है, तो कहेंगे मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो ये हो जाएगी जिज्ञासा। आगे लिखा है रमेशः मित्रैः, रमेश मित्र के विद्यालय में गच्छति, तो अचानक, अब इसका और अर्थ क्या निकलेगा, रमेश मित्र अचानक विद्यालय गच्छन्ति या रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है, तो कहेंगे इसमें आएगा हमारा साथ। फिर लिखा है बालिका तत्र अहसत, बालिका वहां हंसती है, कैसे, बोले अचानक, तो यहाँ सहसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है पद निर्माणम कुरुति, यानी पद का निर्माण कीजिए। क्या करना है, उन्होंने बताया कि धातु दे दी है, प्रत्यय दे दिया है, और उसको जोड़ के आपको एक नए पद का निर्माण करना है। आपको ये भी हमने आपको बताया था कि शब्द अलग होता है और पद अलग होता है। शब्द का अर्थ भाई दिखेगा नहीं, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। अब ये ठीक है, ये सही दिखेगा, वो ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा था तो दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा ही मोटा मोटा दिखता है। ठीक है, जिसको हम मोटा के बोल रहे हैं ना, उसको अपन संस्कृत में क्या कहते हैं, स्थूल, स्थूल पद लिखा हुआ होता है, स्थूल का अर्थ होता है मोटा होना। ठीक है, तो लिखा है धातु प्रत्यय, धातु को जोड़िए, धातु में प्रत्यय जोड़िए और पद बना दीजिए। पद और शब्द को हमने बोला था कि शब्द कैसा होता है, जैसे राम है, उसका खुद का नाम है तो वो है शब्द, लेकिन इसमें विभक्ति जुड़ गई तो ये राम हो गया, तो तब ये पद बन गया। अर्थात कोई भी प्रत्यय जुड़ने पर, प्रत्यय कोई सा भी हो, प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। बहुत अगर बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा, सुबंत होते हैं, तिगंत होते हैं, स्त्री होते हैं, तद्धित होते हैं, कृत, 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं प्रत्ययों में से जो धातु में जुड़ते हैं तो वो वाले प्रत्यय अपन देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु में प्रत्यय जोड़ दीजिए और पद का निर्माण कर दीजिए। शब्द नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, पद, क्योंकि हर जगह पे लिखा होता है ना एक पदेन उत्तर, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब क्या परिवर्तन होगा, नया पद बनेगा, क्या बनेगा उसको बता देते हैं। यहाँ पे एक प्रत्यय दे दिया है तुमुन, कौन सा प्रत्यय दिया है, तुमुन, और तुमुन प्रत्यय जब किसी भी धातु में जब जुड़ता है तब उसका उन का हो जाता है लोप। क्या हो जाता है, लोप, उन हो जाता है गायब। ये बचता क्या है, सिर्फ अकेला तुम, यानी जो माँ होता है वो भी आधा बचता है। क्यों, उसका जो ऊ है ना वो चला जाता है तो बेचारा आधा रह जाता है ना। जब स्वर छोड़ के चला जाए तो व्यंजन आधा लटका रह जाता है, तो ये हमारा रह जाएगा तुम। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब ये जो क्री, जो री की मात्रा वाली जितनी भी अगर धातुएं आपको मिले, जैसे क्री हो गई, री हो गई, त्री हो गई, ये जब किसी भी प्रत्यय में जुड़ती हैं तो ये भी बड़े थोड़ा अपना अलग रूप दिखाती हैं। कैसा रंग बदलती हैं, बोले ये जो क्री होती है ना, क्री क्या होती है, जो री होती है, अभी हम गुण संधि बता रहे थे ना, तो उसमें हम आपको क्या कह रहे थे, री का गुण क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर। गुण संधि में देखा होगा कि री परिवर्तित होकर अर में बदल जाती है, री परिवर्तित होकर अल में बदल जाती है। अ का जब ई से मेल होता है तो वो ए गुण में बदल जाता है, अ का जब उ से मेल होता है तो वो ओ गुण में बदल जाता है। तो री का गुण अर निकलता है। क्या नया गुण निकलता है, अर। तो भाई जो ये जो क में जो री छुपी हुई है या किसी भी धातु में अगर री छुपी हुई है तो उस री को बाहर निकालो।
ऐसे भी ना निकालो तो सीधी ऐसे री तो अलग निकाल सकते हो ना, एक मात्रा ऐसे सी दिखता ना, समझ में नहीं आता इसलिए हमने री लिख दिया था उसको, है ना। तो री निकाल दिया हमने अलग क्री में से। तो जो री है वो बदल जाता है अर में। किस में बदल जाता है? अर में बदल गया। अब क्या हो जाएगा? बोले जो आ है वो तो का के पास पहुंच जाएगा, तो का को कर देगा पूरा, रा बचेगा आधा, तो ये क्या बन जाएगा? कर। तो पहले तो ये इनको परिवर्तन होना सीख लीजिए कि क्री क्या बनेगा हमारा? कर, और र वो भी आधा, क्योंकि जो अर बनता है वो उसमें र आधा बनता है। री बन जाएगा हमारा हर, बन जाएगा। त्री बन जाएगा हमारा तर, बन गया। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या होगा? अब बोले इसको तुम से जोड़ देंगे, क्योंकि तुमन में बचा है तुम अकेला। क्या बचा है? तुम। उसका उन गायब हो गया, हो जाने दो गायब, ठीक है। तो अब ये जो कर और तुम जब हम इसको मिलाएंगे, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें केवल आपको यही 3 नहीं करना सिखाना है। ऐसे आपके सामने कितने भी आ जाए तो आपको वो आप सही नियम से कर पाओ, इसलिए हम ये इतना सब कुछ बता देते हैं आपको। तो जो जो आधा रा है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जो आधा रा है ना बहुत चालू होता है। क्या करता है ये कि कभी भी आधा रा ऐसे नहीं बैठता है, कभी तो ये जैसे पा के नीचे, कभी तो ये ऐसे लटक जाएगा नीचे। ये तो री होता है खैर, लेकिन फिर भी ये ऐसे जुड़ जाएगा, नहीं होगा तो ऊपर बैठ जाएगा, है ना। अगर पहले आ रहा होगा, पहले अगर आधा रहा होगा तो वो जाके कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। अगर बाद में आना होगा तो वो नीचे लग जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा कि आधा पा लिख दो रा आधा लिख दो, नहीं, वो आगे जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये जो जब पहले और बाद वाली बात है, तो अभी क्या बता रहे हैं हम कि पहले अगर आधा रा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और अगर बाद में आधा रा हो तो वो इधर लग जाता है, ठीक है। ऐसे रा बीच में वो कभी ऐसा नहीं रहता है। तो अब ये क्या करेगा? बोले ये बीच में आ रहा है ना, ये ताके पहले आ रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा? बोले यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कर तुम। क्या बन जाएगा? कर धातु से तुम लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कर तुम। तो अब यहाँ से आराम से कर लेंगे, ये जो रा इसको ऊपर चढ़ा देंगे ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? हर तुम, ठीक है। ताकि ता हमारा जैसा का तैसा लिखेगा, रा ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? तर तुम। अब समझ में आया कि क्री का क्री तुम क्यों नहीं लिखा, कर तुम क्यों लिखा, री का री तुम नहीं लिखा, हर तुम लिखा, और त्री का तर तुम त्री तुम नहीं लिखा, तर तुम कैसे बना। सिंपल हम ऐसे कह देती कि तुमन में तुम बचेगा, तुम जोड़ दीजिए, तब भी आप वैसे मन में एक कहीं ना कहीं रह जाता आपका कि क्री का कर कैसे बना। ये पता है आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ें आप क्यों बताते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी परेशानियां आती थी। ये चीज़ें हम भी सोचते थे कि ये कैसे हो गया, ये क्री लिखा था कर कैसे बन गया। तो जब तक जो चीज़ हमें परेशानी होती है, अब आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हो कि हम आपको समझ लें कि आपने पूछ लिया कि मैम ये क्वेश्चन, तो अब हम ये सोचते हैं कि जो परेशानियां हमें आती थी उन चीज़ों को हम भी पूछते थे, किसी से, अपने टीचर से पूछते थे, तो वो हमें सॉल्व करते थे। वही सारी चीज़ सोच के हम आपको समझाते हैं कि वही चीज़ें आपको परेशानी आती हैं। अब ऐसे ही एक और हमारा प्रत्यय आ गया त्वा, त्वा प्रत्यय आ गया, ठीक है। त्वा प्रत्यय जो होता है, जैसे तुमन में पीछे का उन गायब हो गया, ऐसे ही यहाँ पे क गायब हो जाता है। क्या होता है? क। और ये गायब नहीं होते हैं, इनका भी एक पता बहुत अच्छा सूत्र होता है प्रत्यय में, कहा जाता है कहते हैं लशक तत्वहति। इसका लकत नहीं होता है, लशक तद्वति, लशक्व, यानी इसमें ल श क व आ जाए ना तो इनके लोप हो जाते हैं। इनके क्या हो जाते हैं? ये गायब हो जाते हैं। किसी भी धातु से जोड़ेंगे तो लशक्व तद्धिते एक सूत्र होता है, उससे तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये तद्धित होते हैं, उनमें लशक्व यानी ल श क और व होंगे आधे, उन वो हो जाएंगे गायब, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? क। तो का क्या हो जाएगा? गायब। बचेगा क्या? अकेला त्वा, ठीक है। यहाँ पे ये त्वा बचेगा, और यहाँ पर भी जो हलंत वाला कोई भी अक्षर होगा वो भी हो जाएगा गायब। तो क्या बनेगा? ये हमारा न, माँ इधर से गायब हुआ, हो गया, ना इधर से गायब कर दीजिए, का इधर से कर दीजिए, क्या बन जाएगा? ये नत्वा। माँ यहाँ से कर दीजिए, का यहाँ से कर दीजिए, क्या बन जाएगा? गत्वा।
त्यज लेकिन एक जो धातु होती है इसमें जा का तो लोप हो जाता है लेकिन का का लोप नहीं होता है। भाई होता तो का का ही लोप है, जुड़ता यहाँ पे ता है, लेकिन ये जो जा होता है काफी नियम होते हैं। अब उन्हें समझाएंगे तो फिर अब बाकी की चीजें भूल जाएंगे आप। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो ज है वो का में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ तो त्वा ही शेष रहेगा लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा त्यक्त्वा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ज आधा ज का में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, भुक्त्वा। ठीक है, तो ये हमारे त्वा प्रत्यय जहां पर भी लगे होंगे उनका नियम है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कर या करके। तो इसका नम नमत्वा, नम एक त्वा जोड़ा तो क्या हो गया, नमन करके। गत्वा क्या बना, जा करके। त्यज त्यक्त्वा क्या अर्थ बना, त्याग करके। भुज्त्वा यानी भोग करके, तो ये बन गया। अच्छा, तुमुन का अर्थ क्या था, तुमुन का अर्थ था चाहिए, है ना। कृतुम यानी करना चाहिए, हृतुम हरना चाहिए, त्रितुम तैरना चाहिए, तरतुम बन गया। तो ये तुमुन कहीं पे भी तुम शेष रह जाए वहां अर्थ निकालना हिंदी में, उसका अर्थ सोचना कि इसका अर्थ के लिए का अर्थ आ रहा है, और इक्त्वा दिख जाए वहां पे करना कर या करके का भाव यहाँ पे आ रहा है। ये इसलिए बता दिए हमने आपको अर्थ, क्योंकि यहाँ पे धातुएं अपन को पढ़ेंगे तब बहुत सारी मिलेंगी, तो हमें देख के इस पहचाना है कि यहाँ पे नीत्वा लिखा है, इसका अर्थ होगा ले जा करके, ला करके। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पद निर्माणम कुरुत, पद का निर्माण कीजिए। अब इन्होंने धातु में प्रत्यय जोड़ना तो अभी बता ही दिया था, अब उन्होंने कह दिया उपसर्ग भी साथ में जोड़ दीजिए। उपसर्ग जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उपसर्ग बहुत आसान होते हैं, जैसे कि तैसे तुरंत ऊपर सामने लिख दो, बाकी की कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो प्रत्यय में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तो भाई उप लिखा है, उप आगे लिख दो तो हो गया उपगम, और फिर बाद में ल्यप में परिवर्तन करेंगे। पहले हम उपसर्ग आपको जोड़ना बताए देते हैं। तो सम लिखा हुआ है तो कैसे लिख देंगे हम, सम। ठीक है, आ लिखा है तो आ जैसा का तैसे लिख दिए आ, प्र लिखा है तो प्र लिख दीजिए। ये इतने बन गए। अब आ जाते हैं ल्यप प्रत्यय पे। ल्यप प्रत्यय का भी अर्थ होता है कर या करके। अब आप कहेंगे अभी तो मैडम आपने इक्त्वा का भी बताया, इक्त्वा प्रत्यय होता है, इसका भी अर्थ होता है हमारा कर या करके। तो भाई ये क्या बात हुई कि ल्यप भी आ गया, उसका भी अर्थ निकल रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कहीं इक्त्वा लगा दिया कहीं ल्यप लगा दिया। तो भाई ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर सिंपल धातु होती, सिंपल धातु यानी बिना उपसर्ग वाली, तो बिना उपसर्ग वाली धातुओं में तो कर या करके का जब हमें अर्थ निकालना होता है तब इक्त्वा लगाते हैं, यानी जा करके। लेकिन कुछ धातुएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमारी उपसर्ग लग के बनती हैं, जैसे कि ये हमारी अभी बनने वाली हो, उपगम्य हुई, संपूजी हुई, आनीय हुई, प्रदाय हुई। जैसे गच्छ होती है, गम, गम होता है यानी जाना, लेकिन उसमें उसका उल्टा बनाना है आगम, आना, तो उसके लिए कोई अलग से धातु नहीं आई, जाना, और उसी का उल्टा बनना था आना। तो उसके विपरीत अर्थ के लिए कोई अलग से धातु नहीं बनी। क्या किया, उसी में चतुराई से आ लगा दिया, तो आगम यानी आना बना दिया। अब भाई लेकिन मूल तो गम थी ना, उपसर्ग लग के ही तो वो आना बनी, नहीं तो जाना ही था उसका नाम। तो भाई जब उपसर्ग वाली कोई धातु होगी, उपसर्ग वाली कोई धातु होगी, अब कहा जा करके, तब तो हमने लगा दिया गत्वा। लेकिन जब आने की बात हुई, आ उपसर्ग लग गया, तो अब उसमें आ करके, कर या करके का भाव लगाना है, तब उसमें इक्त्वा ना लगा के फिर हम लगाएंगे ल्यप प्रत्यय। तो आगम जो धातु होगी उसमें लगेगा हमारा ल्यप प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा, आगम्य। माँ आधा रहता है तो माँ आधा या हलंत से लगा दीजिए या ऐसा लिख दीजिए आगम्य। तो उपसर्ग वाली धातुओं में ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। और अच्छा, लशक त्वद्धिति हमने सूत्र जो बताया उससे क्या होता है, ल का और पा का लोप हो जाता है। बचता अकेला क्या है, अकेला या बचता है, क्या बचता है, या। तो भाई इतना अपन तो कर सकते हैं ना कि उप आगे इधर से लगा दिया, गम धातु लगा दी, या यहाँ से लगा दिया। सम हो गया, पूज हो गया, या लगा दीजिए। आ हो गया, नी हो गया, या लगा दीजिए। प्र हो गया, दा हो गया, या लगा दीजिए। तो बस ये बन गया, उपगम्य बन गया, संपूज्य बन गया, आनीय बन गया, प्रदाय बन गया। हो गए ये आपके उपसर्ग वाले। कोई दिक्कत है, ध्यान कीजिएगा। एक त्वा में क्या शेष बचा है हमारा, त्वा। ल्यप में क्या शेष बचा है, या। तुमुन में क्या शेष बचा है, तुम। ठीक, ये हमारे उत्तर हो गए।
आगे देख लेते हैं। एक और प्रश्न आता है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योज्यत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर विभक्ति आ गई है। विभक्ति का अर्थ यहाँ पे लिखा है, एक उन्होंने लिखा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो ये लिखा है परितः। उत्तर तो इन्होंने विद्यालय शब्द को क्या लिख दिया, विद्यालयम। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सीधा ये कह दिया कि समुचिताम विभक्ति में योज्यता। समुचित विभक्ति यानी उचित विभक्ति जो आपको लगे उसको जोड़ करके आप क्या लिख दीजिए, बना दीजिए। तो यहाँ पे कोष्ठक के प्रश्न गायब हैं, कोष्ठक वाले शब्द नहीं लिखे हैं, जिन्हें हम लिखे देते हैं आपके लिए। यहाँ लिखा है ग्राम, यहाँ लिखा है हमारा नगर, और यहाँ लिखा है हमारा पुरुष। क्या लिखा है, पुरुष। पुरुष लिखा है या का पुरुष लिखा है, का पुरुष लिखा होगा, ठीक है, का पुरुष होगा, ये लिखे हुए हैं। पुरुष होगा या का पुरुष होगा ये हमने अभी बुक में नहीं देखा है, लेकिन अब विभक्ति अंत में लगती है तो वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया है, विद्यालय में लगा दिया है विद्यालयम। अब विद्यालयम शब्द कहाँ बनता है, विद्यालय शब्द अकारांत शब्द होता है। राम शब्द के अगर शब्द रूप देखें तो हमारे, अगर राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप देखिए तो क्या बनता है, रामः, रामौ, रामः। कहीं ध्वनि आई, नहीं आई। तो चलिए द्वितीय विभक्ति में देखें। पहले द्वितीय विभक्ति शुरुआत कीजिए एक वचन से, क्या बनती है, रामम। देख लीजिए द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही हमारे पास आ गया रामम, द्वितीय विभक्ति और एक वचन, तो क्या आ गया हमारा, रामम, ठीक है। हमें अनुस्वार की ध्वनि मिल गई, रामम। ये अनुस्वार या फिर माँ हलंत अकेला लिखा दीजिए, दोनों का एक ही अंतर होता है, दोनों साथ में मत लगाना, एक, ठीक है। तो चाहे रामम कह लीजिए या फिर ये वाला माँ लगा लीजिए, तो माँ हलंत, ठीक है। कहाँ आता हमारा, द्वितीय विभक्ति। अब ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर क्यों आई, यहाँ पर विद्यालय में हमने विद्यालयम क्यों लिखा, द्वितीय ही क्यों लगाई, भाई विद्यालय भी लगा सकते थे, विद्यालयस्य भी लगा सकते थे, विद्यालयीन लगा सकते, 21 रूप होते हैं, कोई भी लगा के लिख सकते थे, क्यों लगाई यहाँ पे हमने, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि जो विभक्ति होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, कहते हैं अभितः परितः, अभितः परितः, सब मैथ्स जैसा काम चलता है, सूत्र हैं इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे, हा प्रतियोगे द्वितीया। अब इनने कह दिया है कि अभितः कहीं लिखा हुआ हो तो द्वितीय लगा देना उसके साथ में, परितः लिखा हुआ हो तो द्वितीय लगाना, समया लिखा हो तो द्वितीय लगाना, निकषा लिखा हुआ हो तो द्वितीय लगाना, हा लिखा हुआ हो तो लगाना, प्रति लिखा हुआ हो तो द्वितीय लगाना, और इन सब के योग में, योग यानी इन सब के जोड़ में। जैसे अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया, अच्छा इनके संग में एक और सूत्र बनता है, अभितः परितः सर्वतः उभयतः। यहाँ पे समया निकषा के साथ में एक और दो चीजें जुड़ जाती हैं दूसरे सूत्र में, कहते हैं सर्वतः, ठीक है, कहते हैं सर्वतः और कहते हैं उभयतः। इन शब्दों के योग में भी द्वितीय आती है, ठीक है, कि जहाँ पे अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, सर्वतः यानी सब ओर, उभयतः यानी दोनों ओर, समयः यानी पास में, निकषा यानी निकट, हा यानी हाय, कहते ना हाय ऐसा हो गया, प्रति किसकी ओर, इन शब्द के योग में आपको द्वितीय लगानी है। तो जहां पे आपको परितः दिख गया, उभयतः दिख गया, सर्वतः दिख गया, तो आपको क्या लगानी है, जिन शब्दों के, अब कहा विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, इसका एक उदाहरण अब दे देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम हिंदी में लिखेंगे, उसी को फिर संस्कृत में लगा देंगे। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, ठीक है। अब लिखा है विद्यालय के, अब की शब्द अगर देखा जाए, बस संस्कृत में हम आपको बताते हैं ना, जैसे का, की, के का बोध कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है,
है ना। कारक हमने आपको बताए थे, जब पहला लेसन शुरू कर रहे थे तभी आपको बताए थे कि का, की, के का बोध कहीं पे लिखा हुआ हो, यानी हिंदी में जब हम लिखें का, विद्यालय का, विद्यालय की या विद्यालय के, तो उनमें षष्ठी विभक्ति लगा देना। तो वैसे क्या बनना चाहिए, कह रहे हैं विद्यालय के, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएं तो ये बन जाएगा विद्यालयस्य। क्या बनेगा ये हमारा, विद्यालयस्य। विद्यालय से चारों ओर को कहते हैं परितः। वृक्ष हमारे कहेंगे वृक्ष हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो ये हो जाएगा वृक्षाः, और हैं को कह देंगे हम संति। ठीक है, वैसे कायदे से यही बनना चाहिए, लेकिन ये जो एक सूत्र कह रहा है अभिता परिता सर्वता उभयता समयानिक्षा हा प्रतियोगी द्वितीया, कि इन शब्दों के योग में अब भाई किसके चारों ओर है, बोले किसके चारों ओर, विद्यालय के। किसके दोनों ओर हैं, विद्यालय के। किसके पास है, विद्यालय के। जिसके पास, जिसके दोनों ओर, जिसके निकट, जिसके पास या जिसके चारों ओर जो भी चीज है उसके योग में उसमें षष्ठी ना लग के उसमें आप द्वितीय विभक्ति लगाना। तो ये विद्यालय में के होने पर भी षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो विद्यालय शब्द बन जाएगा विद्यालयम। क्यों लगी, परितः था इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए उभयता लिखा हुआ है, तो किसके उभयता, बोले ग्राम के उभयता। बोले ग्रामम उभयता, तो ग्रामस्य उभयता नहीं आएगा कि गांव के दोनों ओर, नहीं, क्या बोले उभयता शब्द होने के कारण षष्ठी ना लग के इसमें आएगी ग्रामम उभयता ग्रामाः सन्ति। ऐसे ही कहेंगे सर्वतः यानी सब ओर अट्टालिकाः सन्ति, अट्टालिका यानी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो क्या हो जाएगा सर्वतः शब्द के योग में नगर शब्द में हम लगाएंगे नगरम, यानी नगर के सब ओर, विद्यालय के चारों ओर, गांव के दोनों ओर। ठीक है, तो परितः उभयतः सर्वतः ये तो बता ही दिए। एक हमारा आता है धिक, धिक यानी धिक्कार, हा यानी हाय, प्रति, प्रति, प्रति का भी एक हम आपको उदाहरण बताएंगे, कई जगह आता है, जैसे हमने कहा कि वह गांव की ओर आता है, जैसे हम एक लिख के बता देते हैं, जिससे क्या होगा कि आगे भी ये चीजें आएंगी तो आप जल्दी पहचान लेंगे। लिखा हुआ है वह, या हमने कह दिया राम गांव की ओर आता है। ठीक है, या हम लिख दें कि राम गांव वापस आता है, की ओर ना लिखें, अगर वापस भी लिख दें तब भी, प्रति शब्द का होता है की ओर या वापस आना। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या कहेंगे राम, हाँ, तो राम तो हो गया। ठीक है, अब किसकी ओर आ रहा है या किससे वापस आ रहा है, बोले गांव की ओर। अब की शब्द के योग में तो गांव में ग्रामस्य लिखना चाहिए था, षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए थी, बोले नहीं, बोले ये की ओर या वापस संस्कृत में कहा जाता है प्रति, इसको क्या कहा जाता है, प्रति, और प्रति शब्द के योग में द्वितीय आएगी तो गांव बन जाएगा हमारा ग्रामम, ग्रामस्य नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा रामः ग्रामम प्रति आता है तो हो जाएगा आगच्छति। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमने आपको बताना चाह रहे थे कि प्रति का योग होगा तब भी हमारी क्या आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोले धिक शब्द के योग में भी, धिक योगे भी हमारे धिक शब्द यानी धिक का अर्थ होता है धिक्कार, जिसको धिक्कार कहें, कहें कि का पुरुष यानी कायर को धिक्कार है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था का पुरुष, तो का पुरुष लिखना है तो का पुरुष में क्या लगा देंगे, का पुरुष में भी द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा का पुरुषम, क्योंकि धिक्कार को अर्थ आ रहा है, धिक्कार है उस पर आ रहा है, सप्तमी लगानी चाहिए थी, है ना, कहे ना कायर पर धिक्कार है, यही कहते हैं ना उस राजा पर धिक्कार है, अब तो राजा पर आना चाहिए, जैसे हम कहते हैं धिक्कार है राजा पर, तो लिख दिया हमने धिक, अब यहाँ हमने हिंदी में लिख रहे हैं, लिख दिया राजा पर, धिक्कार है राजा पर, तो राजा के साथ में पर आ रहा है, और पर शब्द के योग में तो वैसे सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन ये धिक शब्द कहता है कि अगर ये लिखा होगा तो सप्तमी नहीं आएगी, यहाँ आएगी द्वितीया, तो ये राजा क्या बन जाएगा, बोले राजे नहीं आएगा, राजन शब्द में कोई सप्तमी विभक्ति नहीं आ जाएगा, राजाम आ जाएगा, क्या हो जाएगा राजाम। तो ऐसे ही ये पुरुष शब्द में आ गया पुरुषम।
ठीक है। पुरुष शब्द में हमारी कौन सी सप्तमी विभक्ति पुरुषे नहीं लिख के लिख दिया पुरुषम। तो इस प्रकार से ये हमारी एक सूत्र हो गया। ऐसे ही ये दूसरे वाला भी उदाहरण है, ये तो द्वितीय विभक्ति के सूत्र हो गए, ध्यान करिएगा, आगे भी ये चीजें आएंगी, इसलिए हम पूरा नियम से आपको बता देते हैं। यहाँ पर भी अपना दूसरा इन्होंने नियम बताया है कि मृगाह मृगे सह धावंती। अब एक इनमें क्या कर दिया, सह शब्द लगा दिया। कि अभी क्या कौन से चल रहे थे, अभिता परिता समया निक्षा धिक हा प्रति, ये शब्द लिखे हुए थे तो द्वितीय लग रही थी। अब लेकिन एक हमारा सूत्र आता है, द्वितीय विभक्ति हो गई, अब आते हैं तृतीय विभक्ति पर, तो उसका एक छोटा सा सूत्र होता है सहार्थे तृतीय। बस इतना सा याद रख लीजिए कि सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति आती है। जहां साथ का शब्द आए कि पिता के साथ गया, बालक पिता के साथ गया, राम सीता के साथ गए या सीता राम के साथ गई, तो जिसके साथ जा रहे हैं, अब राम में के शब्द आ रहा है, के हिसाब से तो षष्ठी आनी चाहिए थी, नहीं आएगी। साथ लिखा है ना, के बाद जो साथ लगा हुआ है वो क्या करता है, जिसके साथ जा रहे हैं उसमें षष्ठी ना लगवा के तृतीया लगवा देता है। जैसे इन्होंने क्या कहा कि लिखा है मृगाह, यानी मृग जो है यानी हिरण जो है, सह धावंती साथ दौड़ते हैं, किसके, मृग के साथ। अब यहाँ पे वैसे हिंदी में अगर देखें तो अर्थ निकल रहा है कि हिरण के साथ, क्योंकि जो साथ कहाँ से आ रहा है, सह से। तो के हिसाब से, तो हिरण में के हिसाब से तो हमें क्या लिखना चाहिए था, मृगस्य लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था, नहीं लिखेंगे। क्यों, बोले सहार्थे तृतीया शब्द कह रहा है कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगा देना। तो क्या करेंगे, मृग शब्द में हम लगा देंगे तृतीया विभक्ति, तो हो जाएगा मृगैः। या अगर एक हिरण होता तो हम कहते मृगेण, क्या कह देते, मृगेण। लेकिन अगर अब बहुत सारे मृग हैं तो एक ही हिरण के संग में थोड़ी ना दौड़ रहे होंगे, एक दूसरे के साथ में दौड़ रहे होंगे, तो इसलिए बहुवचन का तृतीया, बस लगनी है तृतीया, ये बता दिया। तो हो गया मृगाः मृगैः सह धावन्ति। ठीक है, तो अब आगे जितने भी सह शब्द या स शब्द कहीं पे दिख जाए तो वहां पे क्या लगा देना है, आप तृतीया। तो देखो यहाँ पे सह 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 लिखा हुआ है, तो पीछे आने वाले शब्द क्या है, बालिका, यहाँ पे लिखा है पिता या पितृ लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मूल शब्द पितृ होता है। यहाँ मातृ लिखा होगा, मैंने बुक नहीं देखी है, इसी पे पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसीलिए यहाँ से हम बताते जा रहे हैं कि ये आपके लिखे होंगे उसमें। ठीक है, तो क्या करना है, सह के योग में, साथ के योग में तृतीया विभक्ति लगा देना है। तो ये बालिका शब्द में तृतीया विभक्ति लगा देंगे, पितृ में लगा देंगे और मातृ में लगा देंगे। ठीक है, तो बालिका जो शब्द है वो तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा हमारा, बालिकयाः, बालिकाभ्याम और बालिकाभिः। अब हम ये देखें कि भाई तृतीया विभक्ति में भी 3 वचन बन रहे हैं, तो क्या करें, कौन सा वचन लगाएं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कौन सा वचन लगा है, लिखा है बालकाः, यहाँ पे बहुवचन लगा है। जैसे मृगाः के साथ में हमने यहाँ तृतीया बहुवचन का रूप लगा दिया था, तो यहाँ पर भी हम तृतीया का बहुवचन लगा देंगे। तो बालिका शब्द तृतीया में बहुवचन में क्या बन जाएगा, बालिकाभिः। ठीक है, अब यहाँ देखें हैं पुत्र, पुत्र कैसा है, एक है, तो हमारा जो पिता है सह के योग में तृतीया में क्या बनेगा, हमारा बनेगा पित्रा, शब्द क्या बन जाएगा, पित्रा। अब इसमें हमने बहुवचन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्या लिखा है, अर्थ भी समझ लीजिए कि पुत्र साथ में आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। ठीक है, तो पिता एक ही तो हुए, 2-4 तो हुए नहीं, है ना, तो क्या कहेंगे, पिता का हम एक वचन लगाएंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन लगानी है, तृतीया ही। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, 3 वचनों में से कोई भी वचन हो सकता है, लेकिन हमें लगानी है तृतीया विभक्ति, क्योंकि सह लिखा हुआ है इसलिए। तो पितृ शब्द क्या बन जाएगा हमारा, पित्रा। ऐसे ही शिशु यानी छोटा बच्चा सह क्रीडति, खेलता है। अब किसके साथ में खेलता है, इनने कह दिया माता के साथ में। मातृ शब्द में के का भाव लगाना है, भले ही के का भाव लगाना है, षष्ठी नहीं लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, माता के साथ। अब एक माता के साथ में खेलता है या बहुत सारी, बोले शिशु है तो माता एक ही होगी भाई, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, एक वचन, तो क्या हो जाएगा ये मात्रा।
अगर बहुत सारे बच्चे होते और उसके संग में बात होती तो हम क्या लगाते, बहुवचन का मातृ भी लगा देते, लेकिन नहीं, शिशु एक है, पुत्र एक है, इसलिए पिता भी एक लगाए और माता का भी एक ही का एक वचन हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन लगाई कौन सी, तृतीया विभक्ति। तो सह का जहां पे भी योग दिखे, जैसे लिखा हुआ हो सीता राम के साथ वन जाती है या वन जाती है, तो क्या हो जाएगा, राम के साथ होने से राम में आ जाएगी तृतीया विभक्ति, तो हम लिखेंगे रामेण सह वनम गच्छति, वन जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। कैसे बना, बोले के साथ का अर्थ आ रहा था, साथ लिखने से हमें तृतीया विभक्ति लगा देते हैं, जिसके साथ जा रहे हैं उसमें। ठीक है, ये नहीं कि सीता में लगा दें, नहीं, किसके साथ जा रहे हैं, राम के साथ। किसके साथ जा रहे हैं, लक्ष्मण के साथ। तो जिसके साथ जाते हैं उसमें लगाते हैं हम तृतीया विभक्ति। इस प्रकार से आज हमने दो विभक्तियां भी आपको सिखा दी, प्रत्यय भी सिखा दिए, 3 प्रकार के प्रत्यय हो गए, 2 प्रकार की विभक्तियों के भी अपने नियम हो गए। अब अगले पाठ से हम अपना अगले वीडियो में अपना 9वां पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें। अब 7 बहनों की कहानी है इसमें, या फिर हमारे भारत में पाए जाने वाले 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। हिंदी में हम 7 बहनें कहते हैं और संस्कृत में उनको सप्तभगिन्यः कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपका पेज हो जाएगा ओपन। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको यहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगे। अब आप जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे वही पेज आपका हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने क्लास 8 सेलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। उनमें आपको जिस सब्जेक्ट्स पे जाना है उसको कीजिए क्लिक। मान लीजिए आपने किया संस्कृत को वॉच नाउ पे, तो आप संस्कृत के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी संस्कृत की बुक हो गई है, इसको आप ओपन करना है तो क्या करेंगे, चैप्टर 1 ओपन कीजिए। रुचिरा बुक के बारे में पहले ही बता दिया है पहले लेक्चर में। दूसरे में आपको चैप्टर 1 हो जाएगा स्टार्ट। इसको जैसे ही खोलेंगे तो आपके ये 3 लेक्चर्स की ऐसे लिस्ट दिखने लगेगी। अब आप उसमें से जिस लिस्ट में से जिस वीडियो को क्लिक करेंगे वही हो जाएगा आपका ओपन। मान लीजिए आपने फर्स्ट वीडियो को ओपन किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया, लिस्ट दिख रही है, उसमें से पहला सिलेक्ट किया, पहला वीडियो हो गया। यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, अगले दूसरे वीडियो पे, फिर से तीसरे पे भी जा सकते हैं, और क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो क्या है, आराम से सर्च करने का एक प्लेस हो गया है कि इसको आराम से आप तुरंत ढूंढ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चैप्टर 1 में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट कहीं मिल जाए और दूसरा नहीं मिले और आपको ढूंढने में परेशानी हो। बस इसलिए ये वेबसाइट का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ये फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन की भी नहीं करना है कि वेबसाइट पे जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए फ़ीस देनी है, कुछ नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।